Okay, so good evening, everyone. My name is Sushant Sahni, and I am very happy to take the first live class of EA Part 2 today. अब बिफोर आई गेट इनटू कंप्लीट टैक्स लॉस हम पढ़ना चालू करें, मैं कुछ बेसिक बातें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है। सो आपको पता है एनरोल्ड एजेंट का जो पार्ट 2 है वो किससे डील करता है। सिलेबस पढ़ना क्या है पहले ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, तभी पढ़ाई में मजा आता है, राइट। सिलेबस क्या है ये पता चलना चाहिए। हमने पार्ट 2 के अंदर पढ़ना है बिजनेस टैक्सेशन के बारे में। बिजनेस टैक्सेशन के बारे में पढ़ना है हमने पार्ट 2 के अंदर, राइट। अब बिजनेसेस तो कई तरीके के होते हैं, ठीक है। कई तरीके के होते हैं, एज इन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ एंटिटीज विच यू कैन बिल्ड टू स्टार्ट और टू वर्क अपॉन योर बिजनेस, राइट। एक एग्जाम्पल से चालू करते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है जॉन। इनकी एक शॉप है। शॉप है, और वो शॉप है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फूड आउटलेट। तो ये फूड आउटलेट है, छोटी सी शॉप है स्ट्रीट साइड पे, ठीक है। ये जॉन जो है ये क्या माने जाएंगे। ये खुद आता है रोज सुबह, अपनी दुकान का शटर खोलता है। अपने साथ इसने 3 अपने वर्कर्स रखे हुए हैं। एक वर्कर को रोज सुबह भेजता है जाओ मंडी सब्जी लेके आओ, ठीक है। दूसरा वर्कर जो है वो क्या करता है, सारी प्रिपरेशंस करता है खाना बनाने वाली। और तीसरे को उसने अपने को उसने बिलिंग पे बिठाया हुआ है, तीसरा सर्व करता है एज अ वेटर। 4-5 बंदों की टीम है। तो जॉन को क्या माना जाएगा, एक तरीके से सोल प्रोपराइटर माना जाएगा। ही इज द सोल प्रोपराइटर ऑफ दिस बिजनेस। ही इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ही स्टार्टेड इन दिस बिजनेस। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक सोल प्रोपराइटर का। अब ऐसे ये काम कर रहे थे, इन्होंने ऐसे काम किया, और ये काम इन्होंने 2 इयर्स किया। उसके बाद इनको मिल जाते हैं एक और फ्रेंड जिनका नाम है विलियम्स। और ये जो विलियम्स हैं इनकी भी शॉप है। इनकी भी क्या है, एक शॉप है। और ये शॉप में क्या बेचते हैं, डेजर्ट्स बेचते हैं। लेट अस मेक इट मोर स्पेसिफिक। ये वॉफल्स बेचते हैं, ठीक है। वॉफल्स बेचते हैं। तो जॉन ने बोला कि मेरी शॉप में मैं कुछ मीठा बेचता नहीं हूं, मैं डेजर्ट्स नहीं बेचता हूं। और विलियम्स को ये था कि वी शुड हैव वन शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कि कोई फैमिली आए वो खाना पीना खाए हमारे यहाँ, वॉफल्स वगैरह खाए, डेजर्ट खाए, और फिर घर जाए, ठीक है। इससे 2 फायदे और होंगे। जॉन का फुटफॉल बढ़ेगा क्योंकि जो लोग डेजर्ट खाना चाहते थे वो भी जॉन की शॉप पे आएंगे, राइट। और हो सकता है अगली बार उनको भूख लगे तो वो खाना खाने ही आ जाए जॉन के पास, क्योंकि उन्होंने देखा होगा जॉन खाना बेचते हैं। तो और विलियम्स की भी सिमिलर केस में फुटफॉल बढ़ेगी, जो खाना खाने आएगा वो वॉफल शॉप को भी देखेगा। इन लोगों ने, ये भी पिछले 3 सालों से अपना बिजनेस चला रहे हैं, इन लोगों ने क्या कर लिया, एक टाई अप कर दिया। अपनी छोटी छोटी दोनों शॉप्स को बंद करके एक बड़ी शॉप खोल ली, एक बिगर शॉप। JW फूड चेन के नाम से इन्होंने एक वेंचर खोल लिया अपना। अब इस वेंचर को खोलने के लिए अब लोग भी बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ जाएंगी। इन लोगों ने क्या किया, एक ये क्या मॉडल ऑफ बिजनेस हुआ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इट इज, जहां पे JW फूड चेन खोली गई है। यानी कि अब जॉन एंड विलियम, ये दोनों क्या है,
पार्टनर्स हैं। ओके। अब इन्होंने इस बिजनेस को चलाया 5 साल और इनके बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा, बहुत अच्छा इनका बिजनेस चलने लगा। तो इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि हमें जॉन और विलियम जैसे ये जो लोग हैं, दो जिन लोगों ने इस बिजनेस की पूरी कमान को संभाल के रखा है, डायरेक्शन देते हैं, विजन देते हैं, सब करते हैं, नाउ दे वांट टू गो इनटू मल्टीपल फूड आउटलेट्स, एज इन इनका मन था कि अब फ्रेंचाइजीज खोलते हैं, अब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कवर करके हर स्टेट में एक एक हमारा आउटलेट तो मिनिमम होना ही चाहिए, राइट। अब एक्सपेंशन का फेज आ गया है, ग्रोथ का फेज आ गया है, अब ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होगी, राइट। अब ज्यादा ओनर्स की भी जरूरत हो सकती है ना, ज्यादा ऐसे लोगों की भी जरूरत हो सकती है जो क्या करें, इस बिजनेस को मेंटेन करने में, ऑपरेट करने में, सिंक्रोनाइज करने में और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में ऐसे लोगों की वो टीम बनाना चाहते हैं, साथ में आए, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं। तो व्हाट विल दे डू नाउ? नाउ दे विल टर्न देयर JW फूड चेन्स इनटू फ्रॉम अ पार्टनरशिप टू अ कॉरपोरेशन। तो अब वो क्या बनाएंगे? कॉरपोरेशन बनाएंगे, राइट। इन्वेस्टमेंट्स लेंगे। अब हो सकता है शेयर होल्डर्स आ जाए, राइट। हो सकता है फ्यूचर में, अब इनका विजन हो अगले 4 साल में हमने IPO लाना है अपना। ओके। तो यूएस में कॉरपोरेशंस दो तरीके की होती हैं, एक होती है C कॉरपोरेशंस और एक होती है S कॉरपोरेशंस। ओके। सो दे हैव अ चॉइस टू ईदर गो फॉर अ C कॉरपोरेशन और गो फॉर एन S कॉरपोरेशन। अब मैंने ये पूरी कहानी इसलिए बताई थी ताकि 4-5 बिजनेस करने के जो मॉडल्स हैं वो सारे एक एक बार में आप लोगों के कान में डाल दूं और थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन कौन सी स्टेट पे काम करता है। स्टेट ऑफ बिजनेस एज इन मेच्योरिटी ऑफ बिजनेस के हिसाब से होता है ये। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? प्लीज एक बार ये अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट लेट मी नो वंस। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है? यस यस सर। थम्स अप। चलिए, अब मैंने जो जो बताया, यानी कि सबसे पहले हमारे पास था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर थी हमारे पास पार्टनरशिप, फिर था S कॉरपोरेशन, फिर था C कॉरपोरेशन। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंटिटी टाइप्स की। और ये टाइप्स ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर टाइप ऑफ बिजनेस पे अलग तरीके की टैक्स लॉस की ट्रीटमेंट अलॉटेड है। सोल प्रोप्राइटरशिप की टैक्सेशन अलग प्रकार से होगी, सी कॉरपोरेशन की अलग प्रकार से होगी, S कॉरपोरेशन की टैक्सेशन अलग प्रकार से होगी, पार्टनरशिप की अलग प्रकार से होगी। तो ये बात समझ में आ रही है? सो वी हैव, सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। वी विल गेट इनटू द डेप्थ ऑफ एवरी टाइप ऑफ एंटिटी, डोंट वरी। ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में अभी घुस के। सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा क्या है हमारे पास? पार्टनरशिप। तीसरा टाइप ऑफ बिजनेस क्या है हमारे पास? नोबडी? S ठीक। कॉर्पोरेट। और बिल्कुल, चौथा हो जाएगा C कॉर्प। इसके साथ कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जिनका काम सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी तो होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस कुछ ट्रस्ट्स के भी हो सकते हैं, एस्टेट्स भी होती हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, और इन एवरी टाइप ऑफ एंटिटी में टैक्सेशन लॉस कैसे अप्लाई करने जाने हैं, ये है हमारा पार्ट 2 का सिलेबस। ये सब हमने पढ़ना है पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो यू शुड बी एक्साइटेड। अब हम रियल
कॉर्पोरेट वर्ल्ड टैक्स लॉस पढ़ने वाले हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज एंटिटीज, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि टैक्सेशन के हिसाब से ना एंटिटीज दो ही प्रकार की हैं, दो ही प्रकार की हैं। टैक्स पर्सपेक्टिव, या तो होंगी वो फ्लो थ्रू एंटिटीज, एग्जाम्पल पार्टनरशिप, या तो वो होगी अंडर डबल टैक्सेशन। बेसिक ऊपर ऊपर से इन दो चीजों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं सारी एंटिटीज को, सारे टाइप्स और मॉडल्स और फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस को। ध्यान से सुनना इस बात को। फ्लो थ्रू एंटिटीज की टैक्सेशन कैसे होती है? ये एक एंटिटी है, इस एंटिटीज के एक दो तीन चार पांच पांच पार्टनर्स है। पार्टनर वन, पार्टनर टू, पार्टनर थ्री, पार्टनर फोर और पार्टनर फाइव। तो ये एंटिटी जितना भी ट्रांजैक्शंस करती है, यानी कि रेवेन्यूज बुक करती है, एक्सपेंसेस बुक करती है, कुछ भी करती है, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन उनके रिजल्ट्स यानी कि गेन या लॉस, वो सब फ्लो करता रहता है पार्टनर्स पर। और इन पार्टनर्स के शेड्यूल सी ऑफ 1040, 1040 क्या होता है? पार्ट वन तो पढ़ चुके हो, पास भी कर चुके हो आप में से कई सारे क्लास में जो बैठे हैं। 1040 क्या होता है बितान? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, आइडिया। है ना? इंडिविजुअल की आईटीआर होती है 1040। तो मतलब एंटिटी टैक्स नहीं दे रही, एंटिटी एलोकेट कर रही है सारी एक्सपेंसेस, सारी इनकम इन द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ होल्डिंग टू इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल लेवल के शेड्यूल सी में 1040 में वो उनकी पर्सनल आईटीआर पे टैक्स होता है। और अगर पर्सनल आईटीआर में टैक्स हो रहा है तो यानी कि वो मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स हो रहा है इंडिविजुअल पे, यानी कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा मार्जिनल टैक्स रेट। क्या ये बात समझ में आई? अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन करती है $500,000 का बिजनेस, और पांच पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो में है अगर पार्टनर्स। तो $100,000, $100,000, $100,000 ऐसे करके वो उनकी शेड्यूल सी में ट्रांसफर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लेट मी पुट दिस ऑन एयरप्लेन मोड ओनली। हाँ जी। नाउ वो फ्लो करेगा इन द प्रोपोर्शनेट होल्डिंग ऑफ शेयर में टू द इंडिविजुअल्स, और वो उनके मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? व्हाट इज अ फ्लो थ्रू एंटिटी? अब फ्लो थ्रू एंटिटीज का एग्जांपल क्या है? पार्टनरशिप। इसका एग्जांपल क्या है? एस कॉर्पोरेशन। एस कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो फ्लो थ्रू एंटिटी। ओके। और जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसका बिजनेस, उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी खुद की पहचान से अलग नहीं है, वो एक ही है। इसीलिए 1040 के अंदर शेड्यूल सी में उसके सारे इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस यानी कि डिडक्शंस, उसकी टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट होगी फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है? एंड फिर वो अपने इंडिविजुअल मार्जिनल टैक्स रेट्स पे ही उस पर टैक्स देगा। क्या ये बात समझ में है? सो सम टाइप्स ऑफ बिजनेस गेट्स टैक्स्ड इन दिस मैनर ऑफ फ्लो थ्रू एंटिटी मैनर, whereas some types of businesses do not get taxed in flow through entity manner, they get taxed as per double taxation। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सी कॉर्पोरेशन। ठीक है? अब सी कॉर्पोरेशन में क्या होता है?
ये डबल टैक्सेशन की कहानी यहाँ पे चालू करते हैं नीचे। हमें कहाँ दिखता है? हमें दिखता है सी कॉरपोरेशन में। तो मेरा आज का पर्सपेक्टिव आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ा देना नहीं है। मेरा आज का पर्सपेक्टिव है आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड करना, जिस फाउंडेशन पे आप लोग अपने पूरे आगे के सिलेबस को कंफर्टेबली ग्रास्प कर पाएंगे, अगर हमें एक बेसिक ओवरव्यू होगा तो। ठीक है ना? अब डबल टैक्सेशन की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सी कॉरपोरेशन। अब ये है एक सी कॉरपोरेशन। जब सी कॉरपोरेशन पैसे कमाती है, ठीक है, जब सी कॉरपोरेशन पैसे कमाती है, तो पहली बात तो सी कॉरपोरेशन की आईटीआर का नंबर होता है 1120, और एस कॉरपोरेशन के होता है 1120 एस, क्योंकि दोनों कॉरपोरेशन है। एक 1120 है, एक है 1120 एस। अब ये एक हमारी सी कॉरपोरेशन है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी समझ लो, यूएस में फेमस है, इसको डॉज समझ लो। ठीक है? अब ये कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसने जितना भी रेवेन्यू किया उसमें से अपनी डिडक्शंस माइनस करने के बाद क्या निकालेगा? टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस ऑफ द सी कॉरपोरेशन। ये टैक्सेबल इनकम पे क्या होगा? 21%, यानी कि एक स्टैंडर्ड फ्लैट कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट अप्लाई होगा। और इतना अमाउंट ऑफ टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा? आईआरएस को कंपनी दे देगी। इसके बाद जो पैसा बचा, यानी कि टैक्सेबल इनकम में से टैक्स को लेस करने के बाद जो पैसा बचा हमारे पास, ये क्या है? एक तरीके से शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर का ही तो इनकम हुई ना ये अब, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। सो दिस इज शेयर होल्डर इनकम। ठीक है? और अब ये शेयर होल्डर्स पे इनकम क्या हो सकती है? डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं। इनको ये इनकम जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट होगी? डिविडेंड के रूप में। डिविडेंड जाएगा सबको। और ये डिविडेंड कहां रिफ्लेक्ट होगा? इन लोगों की इंडिविजुअल आईटीआर में। यानी कि ये अपनी 1040 में सब अपना ये डिविडेंड दिखाएंगे और डिविडेंड इनकम दिखाएंगे, क्योंकि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है। तो फिर अब ये आईआरएस को फिर से क्या देंगे? अपनी डिविडेंड इनकम पे टैक्स देंगे आईआरएस को। टैक्स किसको देंगे? आईआरएस को देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो $1 कॉरपोरेट ने कमाया, उस पे टैक्स देने के बाद जो $0.79 बचे, है ना, वो $0.79 जब शेयर होल्डर के पास जाता है डिविडेंड के रूप में, तो वो फिर से टैक्स होता है। यानी कि जो $1 कॉर्पोरेट कमा रही है, उस पे पहले वो अपने कॉर्पोरेट लेग पे फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स दे रही है, और उसके बाद इंडिविजुअल लेग पे इंडिविजुअल शेयर होल्डर जो डिविडेंड ले रहा है उसको डिविडेंड इनकम के रूप में टैक्स दे रहा है। तो हो गई ना डबल टैक्सेशन एक कमाए हुए पैसे पे, क्योंकि वैल्यू एडिशन तो बीच में कोई हो ही नहीं थी। हमने तो पैसा कमाया, डिडक्शंस माइनस करी, टैक्सेबल इनकम थी, उस पर टैक्स दे देना चाहिए था। आप मुझे बताओ, कंपनी ने जिस पैसे पे टैक्स दे दिया, वो पैसा जब शेयर होल्डर के पास पहुंच रहा है, इसमें वो शेयर होल्डर की इनकम तो नहीं बननी चाहिए फिर से कायदे से? लेकिन कायदा फॉलो करेंगे तो टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाएगी इतना ज्यादा जितना वो चाहती है ना? मीट आउट नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी लॉजिकली जस्टिफाई करती है इस चीज को, कि देखो, आप तो सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर्स हो,
आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हो, कई सारे पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं और डिविडेंड इनकम पे अपनी जिंदगी बढ़िया काट रहे हैं यूएस में। होता है ऐसा, राइट? कह रहे हैं तुम तो पैसिव इन्वेस्टर्स हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पैसे के साथ कितना विनाश चल रहा है। कैसा विनाश? पॉल्यूशन। कॉर्पोरेट्स काम करेंगी तो पॉल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, है ना? पॉल्यूशन होगा, टेम्परेचर राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि सारे सोशल डीमेरिट्स पॉसिबल हैं उसके बाद। और उसको मेंटेन करने का आप लोग भरोसा किस पे रखते हो? गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया मेरे को भी तो पैसा खर्चने के लिए चाहिए इन सारी चीजों के लिए, है ना? कहानी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी सेंस बनाती है, लॉजिकल। तो हमें सिर्फ टैक्स लॉ पढ़ना नहीं है, हम एक बार समझ जाए ना पूरा फ्लो ऑफ इकोनॉमी भी, तो हमें बहुत अच्छे से टैक्स लॉ समझ में आएंगे। ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा फिर भी, ये जनता को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमारी कॉरपोरेट के साथ इतना गलत हो रहा है, सी कॉरपोरेशंस के साथ। ओके, कि आप डिविडेंड बांटते रहते हो। मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं अभी, इंटरेस्टिंग। पढ़ाया कुछ नहीं है मैंने अभी तक, कुछ नया। वैसे काफी सारी चीजें आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्लो चार्ट इन योर माइंड फॉर द पूरा फ्लो ऑफ इनकम कैसे है, सारा टैक्स कैसे आ रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। टेक्निकली हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट अभी। थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ समझो प्लीज, ठीक है? नाउ, ये जनसंख्या को ये बात अच्छी नहीं लगी कि डबल टैक्सेशन, अच्छा डबल टैक्सेशन को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ये एक टैक्स टैक्स टर्मिनोलॉजी हो, ठीक है? बुक्स में नहीं मिलेगी, बट जनरली टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट को कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। ऐसा इंडिया में भी होता है, सरचार्ज में। ठीक है। जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर लेते हो, उसके बाद अगर आप 1 लाख रुपए और इनकम अर्न करते हो, तो आपका टैक्स रेट इतना बढ़ जाता है कई बार कि आप सिर्फ 1 लाख फालतू कमा रहे हो, लेकिन उस 1 लाख फालतू कमाने के चक्कर में आपको 1.5 लाख का फालतू टैक्स देना पड़ रहा है। तो एक टैक्स पेयर तो बोलेगा, सर मत्था ही पकड़ लेगा ना वो, कि भाई 50 लाख पे मैं इतना, मैं 50 लाख पे अगर 20 लाख का टैक्स दे रहा हूं, तो 51 लाख कमा रहा हूं, तो मैं 22 लाख का टैक्स क्यों दूं? है ना? वो तो बोलेगा इससे बढ़िया मैं 1 लाख रुपए कमाऊं ही ना। नहीं तो, क्योंकि वो तो जा ही रहा है और 1 लाख और पल्ले से जा रहा है मेरे। तो उस पॉइंट पे भी हम रिलैक्सेशन देते हैं, दैट इज इन इंडियन टैक्स लॉ। बट दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। उस टर्म को भी, वो भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट ही है, ठीक है ना? बात टैक्स पे टैक्स लगाना। इन लोगों ने रिवोल्ट करा और इनको पता है क्या मिला? इनको ये मिला कि ठीक है, हम आपका पूरा अमाउंट ऑफ डिविडेंड, फुल डिविडेंड टैक्स नहीं करेंगे। अगर आपने यूएस डोमेस्टिक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और वहां से ही आपको पैसे आ रहे हैं, तो हम आपके एक पोर्शन, हम आपका डिविडेंड रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा मानेंगे, और हम थोड़े से पोर्शन पे ही टैक्स लेंगे। ठीक है? थोड़े से ही पोर्शन पे टैक्स लेंगे। तो उन्होंने वहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है। ठीक है। उसे डीआरडी कहते हैं वैसे, डिविडेंड रिडक्शन डिडक्शन, एक तरीके से। डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब आगे चलते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, बहुत ही अ, मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जिसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड अर्निंग टैक्सेस। ठीक है? अ लॉट ऑफ यू विल इंजॉय व्हाट आई एम गोइंग टू से राइट नाउ, बिकॉज ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, मैल प्रैक्टिसेस होती हैं दुनिया में, जिसके कारण अथॉरिटीज को आके एक लॉ बनाना पड़ जाता है कई बार। ठीक है? तो एक्यूमुलेटेड अर्निंग टैक्स क्या है? मैंने क्या बताया आप लोगों को? एक व्यक्ति है जो 79 ईयर्स की एज के हैं, मतलब ही नोज कि उनकी लाइफ अपने एंडिंग स्टेज पे है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। इज अ वेरी वेल्दी वेल्दी इंडिविजुअल ऑफ यूएस, बहुत पैसा है इनके पास। तो उनको ये पता था कि मेरे पास ना 5 सोर्सेस से पर मंथ इनकम आती है $50 मिलियन की, सपोजिंगली सपोजिंगली। ठीक है? जिसपे मेरे मार्जिनल टैक्स रेट्स अप टू 50% तक पहुंच जाते हैं, मतलब मैं 50% तक अपनी इनकम पे टैक्स दे देता हूं। वाई नॉट आई रूट माई इनकम इन सच अ फैशन, इन सच अ वे,
दैट मैं इन 5 सोर्सेस से इनकम जब लेता हूं, मैं एक छठा सोर्स भी बनवा लूं। छठा सोर्स बनवा लूं क्या? एक सी कॉरपोरेशन खोल देते हैं। मेरे को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे की तो जरूरत है नहीं, पैसे बहुत है, तो एक सी कॉरपोरेशन खोल देते हैं। वो सी कॉरपोरेशन से अब मेरे इन सोर्सेस से $20 मिलियन आएगा, और ये सी कॉरपोरेशन $30 मिलियन अपने पास अर्न करती रहा करेगी। तो मेरे को अब सिर्फ इस पे 50% का टैक्स देना पड़ रहा है, और इस पे मुझे देना पड़ रहा है कितने का? 21% का टैक्स। अब डबल टैक्सेशन तो तब लगेगी ना, जब आप लोग डिविडेंड के रूप में पैसे निकालो। और एक बात बताइए, वो कह रहे हैं मेरा तो इतने पैसे से घर चल जाता है बहुत बढ़िया, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये वाला पैसा सी कॉरपोरेशन में 21% टैक्स देने के बाद इसको सी कॉरपोरेशन में ही पड़े रहने दो, जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो यानी कि रिटेन्ड अर्निंग इंक्रीज होती रहेगी। पैसा कहां जाता है? जो नेट इनकम आती है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, वो ट्रांसफर होती है इवेंचुअली रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, and that shows the owner's wealth, the shareholder's wealth, the net worth of the company. And retained earning बाद में इवेंचुअली क्या काम है रिटेन्ड अर्निंग का? ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से जाता है। जर्नल एंट्री भी क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट टू डिविडेंड पेबल। रिटेन्ड अर्निंग एक इक्विटी अकाउंट है, कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, और कंपनी के लिए डिविडेंड पेबल लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी तो वो उसे क्रेडिट कर देगी, है ना? नाउ रिटेन्ड अर्निंग बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें आईआरएस का नुकसान हुआ ना, क्योंकि अगर ये $30 मिलियन बाहर निकलते तो मार्जिनल टैक्स रेट पे फिर से टैक्स होते डिविडेंड के रूप में इंडिविजुअल लेवल पे। सबको समझ में आ रहा है? किसी को थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं? चलो। That's correct. नाउ व्हाट हैपेंस? गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड सेड कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आईआरएस ऐसा नहीं होने देगा, ये कहता है। तो आईआरएस ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सी कॉरपोरेशन बिन बात के बिन बात के रिटेन्ड अर्निंग में को इंक्रीज करे जा रही है, तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस है, आप लोग डिविडेंड पे टैक्स बचाना चाह रहे हो और आप अपनी अलग सोर्सेज ऑफ इनकम से अपने घर चला लेते हो, ये मतलब है। तो हम एक पेनल्टी टैक्स लगा देंगे। तो एक्यूमुलेटेड अर्निंग टैक्सेस आपके रिटेन्ड अर्निंग पे पेनल्टी टैक्स लग जाता है, अगर आप विदाउट एनी प्रॉपर रीजन रिटेन्ड अर्निंग एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर मेंटेन करके रखते हो तो। सो दिस इज द ओनली टैक्स विच इज काइंड वन ऑफ द ओनली टैक्सेस विच इज नॉट सेल्फ असेस्ड। आईआरएस जब आपकी ऑडिट करेगी, तब वो डिसाइड करेगी कि आपके रिटेन्ड अर्निंग में बिन बात के पैसे रखने जस्टिफाइबल कॉज के लिए थे या नहीं थे। अगर उसको लगता है जस्टिफाइबल कॉज नहीं है, तो इसका सिर्फ ये मतलब निकलता है दैट यू वर ट्राइंग टू स्किप द मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड विच वुड हैव अप्लाइड इन योर इंडिविजुअल रिटर्न। तो वो एक पेनल्टी टैक्स जो एक्सेस अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपने जोड़ के रखा है उस पर लगा दो। अब एक और चीज सुन लो, ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया था, ये व्यक्ति 79 ईयर्स का है, क्योंकि ये व्यक्ति की प्लानिंग इससे बहुत आगे की थी। उसको सिर्फ मार्जिनल टैक्स रेट नहीं बताना था, उसने ये सोच के रखा था कि अगर मैं 82 85 की एज में मेरी डेथ हो जाती है, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब अगर डेथ हो जाती है तो इनकम टैक्स रूल्स को बाय बाय मेरे पे तो इनहेरिटेंस लॉ लगेगा, और इनहेरिटेंस लॉ लगेगा तो ये पूरा रिटेन्ड अर्निंग बिना टैक्स होए मेरे लीगल हेयर के पास चला जाएगा, यानी कि मेरे बच्चे पे वेल्थ ट्रांसफर हो जाएगी, और वो स्टेप अप बेसिस पे ले लेगा सारी चीजें फेयर वैल्यू पे, और उस डिफरेंशियल अमाउंट पे जिंदगी में कभी टैक्स नहीं मिलने वाला फिर आईआरएस को। तो समझ रहे हो कि इस व्यक्ति की प्लानिंग और खतरनाक थी, कि पैसा कमाऊंगा भी
कमाते वक्त टैक्स भी नहीं दूंगा, और वो सारा जोड़ूंगा भी, और अपने बच्चों को अंडर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नॉन टैक्सेबल करके स्टेप अप बेसिस पे उन्हें दे दूंगा कि फेयर वैल्यू पे अपने लिए रिकॉर्ड कर लो। इसीलिए एक्यूमुलेटेड अर्निंग टैक्सेस आए, क्योंकि हम इनहेरिटेंस के इस लॉ को चेंज नहीं कर सकते थे। क्या ये सारी कहानी क्लियर है? ये सारी चीजें अब हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। नहीं छोटी, छोटी भी तमीम, नहीं, पीछे से आपके छोटी। आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। तो एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर कैमरा वंस, गिव मी योर फीडबैक। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है सबको? थम्स अप। यस सर। ठीक है। यस। हाँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, अब पढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं थोड़ा टूवर्ड्स आवर करिकुलम। तो हमारे यूनिट 1 में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, विच इज द सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, एस्टेट। ये सब क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। एंड उसके बाद हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि टैक्सेशन में टैक्स के ईयर्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स। ओके। चूजिंग द appropriate business structure is a fundamental decision for any entrepreneur। सही बात है यार, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करेगा कि हम पे किस लेवल के कंप्लायंसेस हैं। ठीक है। और क्या हमारी टैक्स ऑब्लिगेशंस है। The entity type determines how the business is taxed, the level of personal liability faced, ठीक है, by the owners, and the complexity of reporting requirements. I can hear some disturbance from your guys and कोई अपना mic please सब off कर लीजिए until and unless required. Take care of it immediately, please. Thank you so much. चलते हैं आगे। From a federal tax perspective, the IRS recognizes several different forms of businesses, organization। अच्छा हाँ, टैक्स लॉज में जितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं उनमें से ही कोई चूज करना है। कहीं खुद कोई बना लिया कि भैया हम तो ऐसे करेंगे जी हमारा बिजनेस, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वही हमारे स्ट्रक्चर्ड टैक्स लॉज में इंप्लीमेंटेड है एक तरीके से। ठीक है ना। इन और ईच स्ट्रक्चर हैज यूनिक टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड लाइबिलिटी प्रोटेक्शंस। ये बात अभी हम करके आ चुके हैं, राइट। ये सारी चीजें तो हम बेसिक डिस्कस कर चुके हैं। In addition, every taxpayer must determine the tax year used to report income and the accounting method used to recognize income and expenses। टैक्स ईयर क्या हो सकते हैं? टैक्स ईयर हो सकता है कैलेंडर ईयर, है ना। और क्या हो सकता है टैक्स ईयर? इट कुड बी अ फिस्कल ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर को खत्म होगा। यूएस में मेजरली ये यूज होता है। ठीक है। फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर इज द ईयर ऑफ 12 मंथ्स पीरियड विच स्टार्ट्स एनी डे एक्सेप्ट फॉर 1 जनवरी। मतलब 1 फरवरी से अगले साल की 31 जनवरी तक, है ना। 1 मार्च से अगले साल की 28 फरवरी तक। और इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 मार्च से स्टार्ट होता है, 12 महीने चलता है। ठीक है। ओ सॉरी, 1 अप्रैल से चलता, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 12 महीने चलता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चले। टैक्स ईयर्स के बारे में बात करते हैं। टैक्स ईयर इज अ 12 मंथ अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, एक और चीज यहां पे लिखा है, द अकाउंटिंग मेथड यूज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज? इट कैन बी कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इट कैन बी accrual method of accounting, it can be modified method of accounting, कैश और accrual mix। कब होता है उसे एक हाइब्रिड अकाउंटिंग मेथड कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग विच मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि आप अकाउंटिंग जिस तरीके से करेंगे उस पे फर्क पड़ेगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। और सी कॉर्पोरेशंस के लिए तो अक्रूवल ही करना जरूरी होता है। कुछ मतलब देर आर सर्टेन रूल्स कि कुछ एंटिटीज को स्पेसिफिकली अक्रूवल ही यूज करना है,
उसको स्पेसिफिकली कैश अलाउड है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टैक्स ईयर इज कैलेंडर ईयर। क्या होता है हमें पता है। सम टैक्स पेयर मे अडॉप्ट अ फिजिकल ईयर विच एंड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ अ मंथ अदर देन डिसम्बर 31st। ओके, की पॉइंट्स। द टैक्स ईयर डिटरमाइंस व्हेन इनकम एंड डिडक्शंस आर रिपोर्टेड, ऑब्वियसली, है ना। जिस साल में इनकम रिपोर्ट होगी उस साल की टैक्स रिटर्न में उस पे टैक्स देना पड़ेगा ना। तो लोग तो चाहेंगे टाइमिंग डिफरेंस करने का कई बार, कि इनकम को अगले साल तक डेफर कर देता हूं ताकि अगले साल टैक्स देना पड़े। लोग ऐसा भी करते हैं। इनफैक्ट हम लोग टैक्स प्लानिंग सर्विसेज जब देते हैं, सीपीएस एनरोल्ड एजेंट्स जब टैक्स प्लानिंग सर्विसेज देते हैं, उसमें हम एक बंचिंग टेक्निक का यूज करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है आइटमाइज डिडक्शन में। पार्ट 1 तो क्लियर करके बैठे। कौन कौन क्लियर करके बैठा है अभी पार्ट 1? विनोद, वितान, और पार्ट 3 कितने क्लियर करके बैठे हैं अभी? दीपांजलि जी और विनायक ने भी किया हुआ, राइट। अच्छा, हाँ, तो आइटमाइज्ड डिडक्शन में बंचिंग स्ट्रेटजी बताई थी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और अपने आइटमाइज डिडक्शंस जो इस साल करने थे उसको डेफर कर दो अगले साल, ताकि अगले साल वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से ज्यादा हो जाए, तो बेनिफिट मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम क्लब कर देते थे 2 साल की आइटमाइज डिडक्शन को एक साल में शिफ्ट करवा देते थे कि चैरिटी देनी है इस साल की जगह अगले साल दे देना, अगले साल भी जितनी चैरिटी देनी थी दोनों साथ में मिला के दे देना। ठीक है। अच्छा, मेनी इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस यूजेस कैलेंडर ईयर। Certain entities must obtain IRS approval to adopt a fiscal year। फिजिकल ईयर यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आईआरएस से अडॉप्ट करेंगे, मतलब आईआरएस से हम एक बारी उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, उनसे परमिशन ले लेंगे। An accounting method is the system used to determine when income and expenses are recognized for tax purposes. So there are generally two methods most commonly used, cash method and accrual method। दोनों के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले यूनिट, इसी यूनिट में। ठीक है, अगले सब यूनिट में आई मीन, बट इसी यूनिट में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैश मेथड क्या होता है? वी इन कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग वी रिकॉग्नाइज income and expenses when actually या फिर constructively received। ओके, एक्चुअली रिसीव्ड मतलब मेरे पास जब कैश आ गया है तो वो मेरी इनकम है और मेरे को 1040 में इनकम में उसको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जो भी एंटिटी है उसके हिसाब से उसकी फॉर्मेट में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्टिवली रिसीव्ड क्या होता है? कंस्ट्रक्टिवली रिसीव्ड का मतलब ये है कि बाय ऑल मींस द इनकम हैज बीन डिलीवर्ड टू मी एंड बाय ऑल मींस देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मी नॉट यूजिंग दैट इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मेरी पेमेंट आनी थी, 31 दिसंबर को एक व्यक्ति ने आके पेमेंट कर दी कैश। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा मेरे मेल बॉक्स में रख जा पैसे, मेल बॉक्स में, या पैसे मेरे पियून को पकड़ा दो। मैं नहीं पकड़ता, मेरे पास नहीं है पैसे, मेरी इनकम नहीं है इस साल की, मैं अगले साल दिखाऊंगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर 31 दिसंबर पे बाय ऑल मींस अनरिस्ट्रिक्टेड था उस इनकम को आपका अपना लेना, आपने अपनी मर्जी से नहीं किया ताकि आपको इस साल में उसको अपने इनकम टैक्स में ना लेना पड़े। ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अलाउड। वी विल कंसिडर, दिस इज द डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट, कि वी विल कंसिडर कि ये पैसा आपकी इनकम बन चुका है, आपकी गलती है आपने नहीं लिया, बट बाय ऑल मींस इट वाज फ्री फॉर यू टू यूज। ओके। और एक्सपेंसेस आर पेड व्हेन डिडक्टेड, आर डिडक्टेड व्हेन एक्चुअली पेड इन कैश। दिस मेथड इज कॉमनली यूज फॉर स्मॉल बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर। एक एग्जांपल देख के चलते हैं। A consultant receives
payment for services on January 26, even though the services were performed in December 25. अंडर द कैश मेथड इनकम जिस साल में मिली है उस साल में ही आप उसकी आईटीआर, उस साल की आईटीआर में उसको अपनी इनकम रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। अक्रूवल मेथड में ऑन दी अदर हैंड अगर यही होता तो हम रिसीवेबल बुक कर लेते। यानी कि अक्रूवल मेथड में irrespective of the fact whether cash has been received or not, cash has been paid or not, you account for the income when it has been actually earned by you. ओके यानी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो गई है। मतलब मैंने सपोजिंगली दीपांजलि जी को डिलीवर करनी थी इन्वेंट्री, कुछ रॉ मटेरियल मैंने डिलीवरी करनी थी। मैंने रॉ मटेरियल डिलीवर करते ही I completed my part of performance obligation and I am entitled to the income now. And the moment I become entitled to the income, irrespective of the fact Deepanjali ji pays me next year, but now I am entitled to this income and it should become a part of my income of accounts as well. And उसीलिए वो हमारे टैक्सेशन पर्पस में भी यूज होगी। Under the accrual method, income is recognized when it is earned and expenses are recognized when they are incurred, irrespective or regardless of the fact whether or when the payment occurs. जनरली बड़े बिजनेसेस के लिए होता है और वो बिजनेसेस के लिए जो इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल, अ कंपनी कंप्लीटेड वर्क फॉर अ क्लाइंट। अब कंपनी ने 2025 के दिसंबर में कर दिया काम, तो उसने तो कंपनी ने बिल कर दिया होगा अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करने के बाद और अपना रिसीवेबल बुक कर लिया होगा, तो ये इनकम 2025 में ही अर्न्ड है, मानी जाएगी अंडर द अक्रूवल मेथड। ठीक है। ये थोड़ी आपके लिए कुछ एग्जाम टिप्स है, यू कैन डेफिनेटली ऑलवेज कंसिडर देम। और जैसे है इनकम अर्न्ड वर्सेस इनकम रिसीव्ड, आप हमेशा एक अपने पे खुद को एक रिविजनरी चेक कर सकते हो कि क्या इनका मतलब मुझे पता है, इनका डिफरेंस मुझे पता है या नहीं पता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज। ओवर टाइम several forms of business structures have been created to meet different legal and tax needs. Each entity type offers unique advantages and disadvantages related to liability protection, टैक्स ट्रीटमेंट, ओनरशिप फ्लेक्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक बात बताइए, जितने कंप्लायंस को फॉलो एक सोल प्रोप्राइटर को करना पड़ता है, क्या उतने ही कंप्लायंसेस को एक एक लार्ज फाइलर को करना पड़ेगा या उससे ज्यादा करना पड़ेगा? वो कंपनी जो पब्लिक है, एक एस या एक सी कॉर्पोरेशन है, बताइए, ज्यादा कंप्लायंसेस तो उस पे होगा ना, उस कंपनी पे होता है गवर्नमेंट का, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो। और पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक ने क्या करी हुई है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। समझ में आ रही है बात? द मोस्ट कॉमन बिजनेस एंटिटीज इंक्लूड्स सोल प्रोप्राइटरशिप कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन अगर सिर्फ लिखा है तो मतलब सी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। एस कॉर्पोरेशन वो स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंडिया में भी, मैं श्योर नहीं हूं बट वन ऑफ द लेटेस्ट लॉ यही है, लेटेस्ट एडिशन टाइप ऑफ बिजनेस में एडिशन एलएलपी ही था। एलएलपी क्या है? एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, सपोजिंगली अभी स्क्रीन पे जिन लोगों के कैमरे खुले हैं यही मेरे पार्टनर्स बन जाओ, दीपांजलि जी, वितान जी, सुपर्णो, विनोद। सुपर्णो वैसे आपकी इमेज आ नहीं रही है, और हर्ष। तो 1 2 3 4 5 6, हम हो गए हैं 6 पार्टनर्स। ठीक है। हम 6 पार्टनर्स ने $6 मिलियन का लोन ले लिया सबसे पहले। धंधा चालू करते ही बैठे पहले दिन ही हमने क्या किया कि $6 मिलियन का लोन तो लो, बाकी बाद में देखी जाएगी जो करना है। और फिर हमें पता चला कि नोएडा में जेवर है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो जमीन खरीद लेते हैं $6 मिलियन की। तो हमने क्या किया, $6 मिलियन की जमीन खरीदी।
अगले दिन हम लोग बहुत खुश, हम लोग गए हमारे प्लॉट पे, हमने देखा कि भैया बढ़िया है, $6 मिलियन का प्लॉट ले लिया है, मजे ही मजे। अब ये कुछ टाइम में $36 मिलियन का हो जाएगा, और हम सारे $6 मिलियन दे देंगे बैंक को, और बाकी $30 मिलियन हम 6 के 6 बंदे बांट लेंगे। ठीक है ना, $5-5 मिलियन। हाँ जी। तो द एग्जाम्पल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, अभी हम समझ पाएंगे इस चीज को। अब हुआ क्या, हमने ये सोचा था कि ये जमीन हो जाएगी $36 मिलियन की 6 महीने में, क्योंकि एयरपोर्ट बन ही रहा है। पार्टी करने वाले माहौल थे हम, वी वर फीलिंग वेरी गुड। मेरे बाकी पार्टनर्स कहाँ हैं, दीपांजलि जी? हाँ। सो व्हाट हैपेंड, अगले दिन ही मैं और मेरे पार्टनर्स को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जेवर एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के रेडियस में सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद करवा दी हैं अनफोर्सिनेबल टाइम्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता। हाँ। अगले दिन हमने कहा चलो भाग के चलते हैं, जमीन बेचते हैं और 10 किलोमीटर कहीं दूर खरीदते हैं। हम मार्केट में गए तो ये जमीन के कोई $1 मिलियन भी देने के लिए राजी नहीं था। ठीक है, सिंस वी वर पार्टनर्स, और ये बिजनेस हमसे अलग नहीं था, द पार्टनर्स एंड दिस बिजनेस हैड दी सेम पहचान, सेम आइडेंटिफिकेशन, राइट? पार्टनर्स वर द बिजनेस इटसेल्फ। तो बिजनेस का घाटा मतलब किसका घाटा? पार्टनर्स का घाटा। अब भले ही पार्टनर्स ने एक एक रुपया भी नहीं मिलाया था, $6 मिलियन का सिर्फ हमने लोन लिया था। अब $1 मिलियन की भी जमीन नहीं बिक्री, तो क्या बैंक हमारे $6 मिलियन को माफ कर देगा? नहीं। हमें ये $6 मिलियन बैंक को तमीज से देने पड़ेंगे। ठीक है, वरना हमें बैंक कोई और बिजनेस करने के लिए छोड़ेगा नहीं कभी। तो हम अब भले ही अपना घर बेच के $6 मिलियन लाएं, लेकिन हमें लाना पड़ेगा। और अगर हम डीले होते हैं और पेनल्टीज लगती हैं और ये $6 मिलियन की जगह में $7 मिलियन देना पड़ता है, तो अब हम $7 मिलियन के लिए 6 के 6 लाइबल हैं। दैट इज वाई पार्टनर्स की लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी विच इज जॉइंटली एंड सेवरली, एज इन, भगवान ना करे हम पार्टनर्स में से एक भाग गया, यूएसए शिफ्ट हो गया, ठीक है, विजय माल्या बन गए वो भाई साहब, या यूके चले गए, कि अब भाई मैं तो नहीं दे रहा, ये पांचों देखे, बाकी जो करना है ये लोग संभाले। और सबने भी यही बोला कि यार अब तो सुशांत सर पे डाल देते हैं, अपन भी चलते हैं साइड। ठीक है, तो मेरे को अकेले को ये $7 मिलियन देना पड़ेगा भाई फिर। ठीक है, आई विल हैव टू गिव द मनी। दैट इज वाई पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप इज अ रिस्की गेम। पार्टनरशिप में द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का एग्जांपल क्या था, देखो 6 की 7 हो जाए, पेनल्टी लग के $8 मिलियन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम 6 के लिए लाइबल नहीं, हम पूरे उस प्रॉब्लम के लिए लाइबल है। और अगर सारे भाग भी जाएंगे तो अकेले पार्टनर को भी देना पड़ेगा पैसा। ठीक है, एक और काम किया जा सकता था, पता है क्या? हम 6 बंदे आए, हम छह छह फ्रेंड्स ने पर्सनली $1 मिलियन ईच का लोन लिया बैंक से। इस पैसे से एक कंपनी बनाई, सबने $1 मिलियन की पेड अप कैपिटल दी अपनी, और अब कंपनी की वर्थ है $6 मिलियन, और अब इस कंपनी ने जेवर में वो खरीदा था, और अब नुकसान कंपनी का हुआ है, और ये लोग सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी होल्ड करते हैं। मतलब इनका मैक्सिमम नुकसान उतना ही हो सकता है जितना दे इन्वेस्टेड इन द कंपनी, एक तरीके से। तो $1-1 मिलियन का ही उनका नुकसान होगा। तो कॉरपोरेशन, जो कॉरपोरेट है, इधर आइडेंटिफिकेशन अलग है। बिजनेस कौन कर रहा था? कंपनी कर रही थी, कॉरपोरेट कर रहा था, और कॉरपोरेट लाइबल है। मेरे अब ये 6 मित्र जॉइंटली सेवरली लाइबल नहीं है विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये लिमिटेड लाइब, अगर क्योंकि अगली अब $8 मिलियन का भी हो गई ना पेनल्टी लग के, तो भी मेरा नुकसान $1 मिलियन का ही होगा।
और मेरे बाकी पांचों पार्टनर का भी एक एक मिलियन डॉलर का ही होगा। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल एंड नॉट जॉइंटली लाइबल। ठीक है, नॉट सेवरली लाइबल। अब मेरी लाइबिलिटी 1 मिलियन डॉलर की है मैक्स, हमारा कोई पार्टनर नीरव मोदी बन गया, अगर भाग गया इंडिया छोड़ के, तो भी मेरी लाइबिलिटी बढ़ नहीं जाएगी, मैं तो अपना ही पोर्शन दूंगा। बट अगर, एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, अब होता क्या है, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये क्या कहता है, कभी कभी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पीछे के शेयर होल्डर्स और कॉरपोरेट के बीच में एक व्हील है, पर्दा है, कॉरपोरेट व्हील है। कई बार हमें ये पता चलता है कि कंपनी का नुकसान सिर्फ सुशान और वितान की गलती से हुआ था, क्योंकि इन दोनों को फ्रॉड करने के चस्के चढ़ रहे थे, इन लोगों को जल्दी अमीर होना था, एक्स वाई जी रीजन। तो कुछ इलिसिट मैल प्रैक्टिसेस हम लोगों ने करी, समझो। ठीक है, सुशांत वितान ने करी, जिसके कारण अब कॉरपोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया जाएगा। अब कंपनी लायबल नहीं है अकेले, और बाकी पार्टनर्स भी लायबल नहीं होंगे शायद। सो दिस इज कॉल्ड द लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील, जहां पे हम कॉरपोरेट से डील करने की जगह अब कॉरपोरेट के अंदर वाले जो लोग हैं जिन्होंने कॉरपोरेट को इस स्थान तक पहुंचाया, उनसे डील करते हैं, उनको स्यू करते हैं। सो दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील विच हैपेंस इन केस ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये जो मैंने आपको बताया एग्जांपल। ठीक है। अब आपने तो ये पढ़ा मेरे से कि सर पार्टनरशिप के अंदर तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर, काइंड ऑफ अ हाइब्रिड। ठीक है, बिटवीन एक कैरेक्टर, इसमें पार्टनरशिप को ऑपरेट करने की ईज भी है, कम कंप्लायंसेस भी हैं, और कॉरपोरेट का बेनिफिट भी है लिमिटेड लाइबिलिटी का। बट उसके अंदर भी अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है, एक व्यक्ति की गलती डिटेक्ट होती है, उसमें हम उसकी लाइबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एलएलसी क्या होती है? अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जनरली हम प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है, यानी कि डॉक्टर्स, सीपीएस, सीएस, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स, है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स। सो दीज आर जनरली फॉर प्रोफेशनल्स, जनरली यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। अब सोल प्रोप्राइटरशिप, अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में। ठीक है। A sole proprietorship is the simplest and most common form of business organization. In this structure, the owner and the business are legally the same entity. Okay? Owner and business are legally the same entity. Key characteristic, the business is not legally separate from the owner. तो मतलब अगर किसी कस्टमर ने स्यू करना है, तो वो बिजनेस को स्यू करे या ओनर को स्यू करे, एक ही बात है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होगी इस केस में। All incomes and expenses are reported on Schedule C attached to the form 1040. 1040 क्या होती है? इंडिविजुअल आईटीआर, इंडिविजुअल की आईटीआर होती है, और उसका शेड्यूल सी मतलब, शेड्यूल सी के अंदर कैलकुलेशन होती है ऑफ बिजनेस इनकम्स लेस ऑल पॉसिबल डिडक्शंस, बिजनेस टैक्सेबल इनकम। ठीक है। द ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, एक ही व्यक्ति है, वही करेगा। मेरे एग्जाम्पल में सबसे पहले जो मैंने लिया था, एक शॉप जिसके ओनर थे जॉन, है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी या मेजर डिसएडवांटेज, मतलब अगर किसी सोल प्रोपराइटर रेस्टोरेंट ने या सोल प्रोपराइटर कॉस्मेटिक बिजनेस वाले ने किसी को एक एडल्ट्रेटेड सनस्क्रीन गिफ्ट कर दी, गिफ्ट क्या मतलब बेच दी, सॉरी गिफ्ट नहीं, बेच दी, और
उसने वो अप्लाई करी और उसको स्किन बर्न्स हो गए, तो भले ही वो 50 रुपए का प्रोडक्ट बेचा हो, वो अगर $2 मिलियन का कॉम्पनसेशन मांगना चाहेगा तो वो भी आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए स्यू कर सकता है कस्टमर. दिस मीन्स द ओनर्स पर्सनल एसेट्स में बी यूज टू सेटिस्फाई बिजनेस डेट्स. बिजनेस की उधारियों को पे करने के लिए ओनर का खुद के पर्सनल एसेट, उसकी घर, गाड़ी, गहने, कुछ भी बेचा जा सकता है. ठीक है. एक और पर्सनल एसेट्स कुछ एट रिस्क होते हैं, यानी कि यही रिस्क पे होते हैं पर्सनल एसेट, कि अगर बिजनेस अपने डेट्स नहीं पे कर पाया तो बिजनेस और ओनर तो अलग है नहीं, ओनर को बिजनेस के डेट पे करने पड़ेंगे, और वो सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल सेविंग्स यूज हो सकती हैं, उसके व्हीकल्स को बेचा जा सकता है, उसकी पर्सनल रियल एस्टेट को भी बेचा जा सकता है. फॉर्मेशन बड़ी आसान है. कोई फॉर्मल आपको फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी खास करने की जरूरत है नहीं. आज अपना सोचो कि सुबह मेरे को एक छोटा सा कैंडल मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक कैंडल्स बेचेंगे, एरोमेटिक कैंडल्स बेचेंगे. ठीक है ना. तो आप सुबह उठ के कर सकते हो चालू. पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने या फिर रजिस्टर करवाने या कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना. और वैसे अच्छा बिजनेस आइडिया है, बहुत मार्जिन है इसमें, आई हैव सीन पीपल डूइंग वेल इन इट. और इजी इजी टू डू भी है. ठीक है. साइड हसल आइडियाज के लिए मेरे को कनेक्ट करना. A sole proprietorship is easy to establish. In most cases, no formal organizational documents are required. The business begin when an individual start conducting business ideas. Simple है, very simple. जब आप अपने बिजनेस आइडियाज को मटेरियलाइज करना चालू कर देते हो, आपका बिजनेस चालू हो जाता है. ठीक है. सेल ऑफ द बिजनेस, क्या सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस बेच सकता है? हाँ, बिल्कुल बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है. Because the business is not a separate legal entity, the business itself cannot be transferred. क्योंकि बिजनेस की खुद की तो कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई टाइटल डीड नहीं है, तो कैसे बेचा जाएगा? सारे एसेट्स कैलकुलेशन के हिसाब से ही बेचे जाएंगे फिर. ठीक है ना. ईच एसेट इज ट्रीटेड एज इट वाज सेपरेटली सोल्ड फॉर टैक्स पर्पसेस. तो बेचा तो जा सकता है बिजनेस, लेकिन ऐसे ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि पहले ही वो मेरे टाइटल का नहीं था. बिजनेस क्या था? अगर एक व्यक्ति है जो एक छोटा सा सैंडविच कॉर्नर चला रहा है, तो जो सैंडविच कॉर्नर के अंदर एसेट्स हैं वही तो बिजनेस है. वो जहां पे भी रख देगा वहां पे कर सकता है काम, है ना. क्योंकि ब्रांड नेम, रजिस्टर, ट्रेडमार्क, बहुत सारी ऐसी चीजें, कंप्लायंस थी नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी थी नहीं. तो सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं थी तो ट्रांसफर किसको करोगे? नॉर्मल एसेट्स बेच सकते हो, और एसेट्स में गुडविल भी इंक्लूड हो सकता है. ओके. नाउ QJV, qualified joint ventures, married couples who jointly operate a business and file a joint tax return. मतलब joint business and married filing jointly का status may elect a qualified joint venture treatment as well. पति पत्नी है, बिजनेस करते हैं साथ में, तो उन लोगों ने सोचा कि ये कैंडल्स हम साथ ही क्यों नहीं बना लेते, ज्यादा बनेंगी. ठीक है. तो उन लोगों ने साथ में बिजनेस किया, एंड सिंस दे आर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस में, तो वो अपने जॉइंट वेंचर को बता सकते हैं ये कि ये एक जॉइंट वेंचर है. और क्वालिफाइड क्यों? क्योंकि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली होगी अगर आप, और मैरिड कपल होगे, तभी ये आप पे एप्लीकेबल होगा. तो दोनों स्पाउस अपना सेपरेट स्केड्यूल सी फाइल करते हैं. क्या होता है स्केड्यूल सी? अभी समझाया था, याद है ना. इनकम्स डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो आते हैं वो वहीं पे होता है. ईच मतलब कैलकुलेशन होती है टैक्सेबल इनकम निकालने की. ईच स्पाउस रिपोर्ट्स देयर शेयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस. बोथ स्पाउसेस रिसीव सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर अर्निंग्स क्रेडिट. ओके. सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर अर्निंग्स क्रेडिट हम लोग पार्ट 1 में, किसी ने कुछ याद है, ऐसा कुछ पढ़ा है ना. तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं. एक बारी फिर कभी डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, बट राइट नाउ इट्स नॉट रेलेवेंट. ओके. हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी एक मैंने लाइन. अ मैरिड कपल ऑपरेटिंग अ बिजनेस टुगेदर डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ पार्टनरशिप इफ दे इलेक्ट QJV ट्रीटमेंट. ठीक है. वो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप नहीं हो जाती, ज्वाइंट वेंचर रहती है. ठीक है. अब
चलो क्लास हो गई है लंबी। कॉरपोरेशंस की पढ़ाई करेंगे कल, ठीक है। और विद इन नेक्स्ट 2 क्लासेस हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देना चाहिए हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब बताइए, आज की क्लास यहां तक सब क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है सबको? वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट।